नमस्कार दोस्तों, आउटबॉक्सिंग लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे इंक्रीज कर सकें। आप अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन में है उसे कैसे ग्रो करें और आने वाली अनफोर्सिन फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, इसी कोशिश हमारी रहती है। तो चलिए आज इस तरह के एक फाइनेंशियल टॉपिक पे हम बात करते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टी टैक्स। जो है, आप जब अपना प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाता है। तो इसी टैक्स पर हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि कौन सा टैक्स आपके लिए सही रहेगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें और कम से कम टैक्स पे कर सकें। चलिए देर ना करते हुए इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब आप एक प्रॉपर्टी सेल करते हैं तब उस पर दो टाइप के टैक्सेस लगते हैं। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यही है कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा और उसे 2 साल के अंदर अंदर बेच डाला, तो उस पे आपने जो प्रॉफिट कमाया उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो उस टैक्स में क्या होता है ना दोस्तों, कि आप सपोज 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा। आप अगर 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो उसमें 30% का टैक्स लगेगा। अगर आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते तो किसी भी एक रेजिम के दौरान आपको उसका टैक्स पे करना पड़ता है। पर दोस्तों, आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे 2 साल के अंदर अंदर बेचा मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो है ना दोस्तों, उसमें इतना ज्यादा टैक्स लगता है कि आप उसमें से कुछ इनकम नहीं कर पाते। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसे बेचने के पर्पस में, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस में बेचते हैं, इसलिए वो लोग अपना प्रॉपर्टी को एक ज्यादा देर तक रखते हैं और उसके बाद जाकर बेचते हैं। तो जब हम अपनी प्रॉपर्टी को 2 साल के बाद बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स पर आप कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, 23 जुलाई 2024 तक आपका जो प्रॉपर्टी बेच रहे थे उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स लगता था वो होता था 20%। पर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बजट में उसे 12.5% कर दिया। तो आप लोग बहुत ही खुश होंगे क्योंकि 7.5% का स्ट्रेट टैक्स कटौती हो गया। यही ना? पर नहीं, हमारा गवर्नमेंट बहुत ही क्लेवर है दोस्तों। पहले जो 20% टैक्स लगता था उसमें आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते थे, पर अभी का जो 12.5% का जो टैक्स लग रहा है उसमें गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि वो कोई भी इंडेक्शन बेनिफिट नहीं दे सकते। तो सारा खेल ये सब इंडेक्सेशन का वजह से है, जो कि पूरा गणित को वो मैनिपुलेट कर देता है, उल्टा पुल्टा कर देता है। इसीलिए जो 12.5% हमें कम दिखता है और 20% ज्यादा दिखता है वो असल में होता नहीं है। 20% में आपको कम पे करना पड़ता है और 12.5% में ज्यादा पे करना पड़ता है। जो ये चीज समझ गए वो फिर से गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर निराशा जाहिर की। तो 7 अगस्त में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए। 2 ऑप्शन अभी प्रॉपर्टी बायर को दिया जा सकता है कि 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन हमारे गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिया। पहले तो टैक्स रेजिम को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स था, ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, न्यू का न्यू टैक्स रेजिम, इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था दोस्तों। अगर आप इसी बात को लेकर फिर भी कंफ्यूज है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, जहां पे हमने पूरा डिटेल्स में समझाया है कि कौन सा टैक्स रेजिम आप चूज करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। यही तो हमारा कोशिश है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी में कौन सा टैक्स आपको चूज करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके और कम से कम टैक्स पे कर सके। प्रॉपर्टी टैक्स से जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इंडेक्सेशन आखिर होता क्या है। दोस्तों, आप नोटिस किए होंगे कि 20-22 साल पहले पेट्रोल का प्राइस कम से कम 20 रुपीज या फिर 30 रुपीज ऐसा कुछ रहा होगा, और अभी का पेट्रोल प्राइस करीब 100 रुपीज और कई प्लेसेस में तो 100 से भी ज्यादा होता है।
सिमिलरली जो कुछ भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, चाहे वो चावल हो गया, आटा हो गया या फिर राशन वगैरह कुछ भी हम खरीदते हैं, तो 20-22 साल पहले उनका रेट बहुत ही कम था और आज में वो बहुत ही स्काई रॉकेटिंग है, बहुत ही ज्यादा रेट है उसका। ये सब होता है दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन, क्योंकि हर साल पैसा बढ़ता है, डॉलर के हिसाब से हमारा इंडियन करेंसी भी बढ़ता है और इस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये सब डिफाइन करता है हमारा इंडेक्सेशन। स्क्रीन पे ये रहा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII का चार्ट। ये चार्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया है। जब हम इंडेक्सेशन कैलकुलेशन करते हैं तो इसी को रेफरेंस मानते हैं। यहाँ पे 2001 को बेस ईयर और 100 रुपीज को बेस प्राइस लिया गया है। इसका मतलब जो चीज 2001 में 100 रुपए में मिलता था, 2012 में उसका कॉस्ट 200 रुपीज हो गया है और आज के डेट में उसका कॉस्ट 363 रुपीज है। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने 2001 में एक प्रॉपर्टी बाय किया था 10 लाख रुपीज में, आज आप उसे बेच रहे हैं 60 लाख में, तो यहां पे आपका प्रॉफिट हुआ 50 लाख। तो यहाँ पे इंडेक्सेशन प्राइस या फिर आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन प्राइस होता है 36,30,000 रुपीज। अगर आप ऑप्शन ए चूज करते हैं 20% वाला स्लैब, तो आपको अपना प्रॉफिट 50 लाख से इंडेक्सेशन प्राइस 36,30,000 को काट दीजिए और बाकी का जो अमाउंट बचता है उस पर आपको 20% पे करना पड़ेगा एज ए टैक्स, यानी कि होता है 4,74,000। पर अगर आप ऑप्शन बी चूज करते हैं तो आपको पूरा 50 लाख के ऊपर 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो होता है करीबन 6,25,000। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे भले ही आप 20% पे कर रहे हैं, पर आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपीस तक सेव करते हैं। यहाँ पे आप अगर चूज करते 12.5% टैक्स, तो आपको देना पड़ता है 1.5 लाख रुपीस टैक्स एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नैरेटिव रहा होगा, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था कि कौन सा टैक्स ऑप्शन को वो चूज करे ताकि वो जब प्रॉपर्टी अपना सेल करना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा देना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया है और उसे अगर 5 गुना या फिर 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना रेट में बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए वो 12% वाला ब्रैकेट सही है, जहां पे आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट उठा के और अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। बहुत ज्यादा रेट में उसे बेच रहे हैं, मतलब कि 10 गुना, 15 गुना रेट में बेच रहे हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एक बहुत ही पॉश एरिया में आपका प्रॉपर्टी है, NH के साइड पे आपका प्रॉपर्टी है, तो आप तो 5 गुना या फिर 7 गुना रेट में नहीं बेच सकते ना, राइट? तो आप अगर प्रॉपर्टी का रेट 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना आप अगर बेचना चाहते हैं, तो 20% वाला टैक्स स्लैब में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए 12.5% वाला टैक्स स्लैब में आप टैक्स का बचौती कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें और एक भी बात भी है। ये सब चीज जो मैंने बताया आपको, वो जो प्रॉपर्टी है वो आप 2001 के बाद आप खरीद रहे हैं, तो ये सब कैलकुलेशन आपके लिए सही है। पर बहुत सारे प्रॉपर्टी ऐसा है जो कि लोग 2001 से पहले खरीदे हुए हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने नाम दिया है अनसेस्टरल प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। उस प्रॉपर्टी को 2001 में क्या प्राइस से उसका प्राइसिंग वैल्यू डिसाइड किया जाता है। वो आपका लोकल तहसील ऑफिस में डिसाइड किया जाता है या फिर RI एक गवर्नमेंट गाइडेंस वैल्यू डिसाइड करती है, और उसके बाद आप जब बेचते हैं तो वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसका प्राइस आपको पता नहीं है और आज के डेट में आप उसे बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ना, आपको अपनी तहसील को कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपना RI ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो आके आपके प्रॉपर्टी को देखेंगे। आपका प्रॉपर्टी एक रेसिडेंस प्रॉपर्टी है या फिर आपका प्रॉपर्टी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, NH के पास है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है, उस हिसाब से वो एक गवर्नमेंट गाइडेंस वैल्यू तय करेंगे
और वो तय करेंगे 2001 में उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, वो तय करेंगे, वही होगा आपका बेस प्राइस। और उसके बाद जो भी सारा कैलकुलेशन मैंने कहा, वो सारा कैलकुलेशन उसमें वैलिड होता है। आगे जाकर हमारे ढेर सारी फाइनेंशियल टिप्स और ट्रिक्स आने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ अपना फाइनेंशियल लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।